नमस्कार दोस्तों। तो यूपीपीसीएस के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को हम फर्स्ट रिवीजन कर रहे थे। इसमें टेस्ट सीरीज नंबर 1 और 3 तो हो ही चुका है और दूसरा का 100 क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें पॉलिटी और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और इसी का ये लास्ट भाग है। तो 101 को देखते हैं हम। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा एक गाँव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 102 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखने वालों में शामिल नहीं था? तो वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से के सुब्बाराव शामिल नहीं थे, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन थे न्यायिक सक्रियता को भारत में लाने में। तो ये इनके लिए 4 व्यक्ति थे। पहला ये कि बी आर कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती और डी.ए. देसाई, तो तीनों ये थे ही। इनके अलावा एक नाम और आता है, ओ चिनप्पा रेड्डी। तो ये चारों ने मिलकर के भारत में 1970 के दशक में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। लेकिन दुनिया में सबसे पहले न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की शब्द किसने दिया था? तो अमेरिका के एक शिक्षाविद और इतिहासकार थे, आर्थर श्लेसिंगर जूनियर। फिर से बोलता हूँ, आर्थर श्लेसिंगर जूनियर 1947 में सबसे पहले इन्होंने न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की थी। अब आते हैं 103 में। पूर्व के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 370 के आधार पर प्राप्त था विशेष दर्जा। दूसरा कथन, जम्मू एवं कश्मीर के संघीय क्षेत्र में पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। बिल्कुल गलत। लेह और कारगिल 2 जिलों को मिलाकर के अलग से एक लद्दाख यूटी बनाया गया है। तो अब तो ये तो नहीं शामिल है, ये गलत हो गया। तो ना तो एक ना तो दो। अच्छा, जब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो 2-3 फैक्ट याद कर लेते हैं। पहला ये कि 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों यूटी का गठन हुआ और इसी दिन यानी 31 अक्टूबर 2019 को ही दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया है। तो ये फैक्ट हो गया। अच्छा, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। तो पहला ये धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है और भारत की आकस्मिक निधि की बात संविधान के अनुच्छेद 267 में की गई है। भारत की संचित निधि की बात संविधान के अनुच्छेद किस में की गई है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ सही सही, लेकिन ये नहीं दोहराऊंगा। भारत की संचित निधि आप बताइए, लक्ष्मीकांत निकालिए, फटाफट बताइए किस में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संचित निधि के बारे में बताया गया है। लेकिन देखिए, फिर से दोहराता हूँ, धन विधेयक अनुच्छेद 110, वार्षिक वित्तीय विवरण 112, भारत की आकस्मिक निधि 267। जो भारत की संचित निधि कौन से अनुच्छेद में, ये आप बताएंगे। 105, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से मकान मालिक और किराएदार के मामले में PIL यानी कि जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन किया किसके वजह से, मतलब किसके पर किया जाता है विचार? दंगा पीड़ित के लिए याचिकाएं, पारिवारिक पेंशन के संबंध में अगर याचिकाएं हो और उपेक्षित बच्चों के संबंध में अगर जनहित याचिकाएं हो तो तीनों पर विचार किया जाएगा। 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट जो थोड़ा फैक्ट है याद कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई है, किसकी? जनहित याचिका की। और भारत में इसे लाने का श्रेय जो दिया जाता है P.N. भगवती और B.R. कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। अच्छा, 106, हाल ही में समाचारों में रहा राय चौधरी समीकरण संबंधित है? तो सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे एक व्यक्ति थे डॉक्टर रोजर पेनरोज, सुना ही होगा नाम आपने, क्योंकि 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है रोजर पेनरोज को। और इनको जिस विषय पर मिला, मतलब जिस टॉपिक पर मिला है, उसका जो प्रारंभ किया था, उस पर जो काम किया था प्रारंभिक कार्य, वो राय चौधरी ने किया था। और राय चौधरी, ये इनका संबंध भारत के बंगाल से है, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। 107, हाल ही में चर्चित शिवालिक हाथी रिजर्व भारत के किस निम्नलिखित में से राज्य में से स्थित है? तो शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। विकल्प डी इसका आंसर हो गया। अच्छा, राज्य से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आया था इसी सेट में शायद, कि घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना है। 108, भारत में कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तो तमिलनाडु स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था सिक्किम से संबंधित, किसी को GI टैग मिला था, ब्लैक लाल कुछ था, गोल मिर्च का, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा है। आप रिवीजन करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, सिक्किम से संबंधित लेकिन है, ये याद आ रहा है। 109, निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो अपूर्व चंद्रा को।
शासी निकाय का अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा को चुना गया। अपूर्व चंद्रा अभी वर्तमान में सचिव हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। अच्छा, जब आईएलओ की बात कर ही रहे हैं तो इसके स्थापना वर्ष को रिमेंबर कर लेते हैं। 1919 में आईएलओ की स्थापना हुई थी। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। 110 जोजिला सुरंग जिसका निर्माण हाल ही में शुरू हुआ है की लंबाई कितनी है? तो 14.15 इसकी लंबाई है। अच्छा, जोजिला सुरंग को नेशनल हाईवे 1 पर बनाया जा रहा है और ये श्रीनगर घाटी और लेह को जोड़ेगी। जोजिला दर्रा वर्तमान में लद्दाख में है। 111 एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रदान की? तो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकने लगा है। तो 7वां संविधान संशोधन याद रखना है। 112 अस्पृश्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन क्या है? अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रथा पर रोक लगाता है। तो जी नहीं, गलत है। अनुच्छेद 17 में ये बातें कही गई है। दूसरा, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सही है। हालांकि 1955 में एक एक्ट बनाया गया था, उसमें सिविल कुछ नागरिक अधिनियम था शायद, तो उसमें ये बातें मतलब स्पष्ट करने की कोशिश की गई थी अस्पृश्यता के बारे में, लेकिन संविधान में स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो केवल 2। 113 निम्नलिखित में से युग में से जो सही सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है। तो जो सही है उसे देख लेते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आया था। अलग निर्वाचन मंडल यानी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मार्लियामेंटो सुधार में आया था। और प्रांतीय स्वायत्तता, तो प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। जो सही सुमेलित ने उसे छोड़ दिया। 114 एक व्यक्ति जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। विकल्प डी। 115 निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है यह संवैधानिक निर्देश या विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक कथन है, उससे ये दूसरा लाइन पुष्टि होता है। उन्होंने कहा था कि जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुदेश दिए जाते थे ब्रिटेन की महारानी द्वारा, उसी तरीके से डीपीएसपी है। अच्छा, जब डीपीएसपी की बात कर रहे हैं तो 2-3 फैक्ट, जैसे कि ये आयरलैंड के संविधान से भारत में प्रेरित है और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में वर्णन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मूल अधिकार की तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। अब आते हैं 116 पे, विचार करना है। पहला, मास्टर ऑफ द रोस्टर का तात्पर्य मामलों की सुनवाई हेतु पीठों का गठन करने के मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार से है। तो हाँ, ये सही है। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग केवल संसद के निचले सदन में शुरू किया जा सकता है। ये गलत है। अगर मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाना हो तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर लोकसभा में महाभियोग शुरू करना है तो प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में शुरू करना है तो महाभियोग के प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब आते हैं 117 निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है उसे देख लेते हैं। एक साइड दिया हुआ है न्यायाधिकरण का नाम और दूसरे साइड उसका स्थापना वर्ष है। तो पहला है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, 1969 में स्थापित हुआ था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ये विवाद है। दूसरा है रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण, तो 1986 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच का विवाद है, रावी ब्यास। तीसरा है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, तो ये सबसे लेटेस्ट है, 2018 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में विवाद था महानदी जल को लेकर के, तो ये इस्टेब्लिश किया गया 2018 में। अब जो सी नंबर है वंशधरा जल विवाद न्यायाधिकरण, तो इसकी स्थापना 2005 में नहीं 2010 में हुई थी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद है वंशधरा जल के संबंध में। देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखने के लिए एक उपाय है कि आउटलाइन मैप लीजिए और उसमें ये सारे को लोकेट कर लीजिए, चारों को, तो याद हो जाएगा। वैसे एक बेसिक बात ये है कि आर्टिकल 262 जो है संविधान का, उसके तहत केंद्र सरकार को एक अधिकार होता है कि वो नदी जल विवाद से संबंधित ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकता है, तो उसी के तहत ये सारे ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं।
118 जनजातीय कल्याण मंत्री होने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लागू नहीं होता है? तो लागू नहीं होता है बिहार के लिए। दरअसल 94वां संविधान संशोधन के तहत ये कर दिया गया कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित लोगों की संख्या वहाँ तो है ही नहीं एक तरीके से जनजातीय लोगों की, तो इसलिए बिहार को इससे बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर भी आर्टिकल 164 के तहत जनजातीय कल्याण मंत्री होने का प्रावधान मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा राज्य को लेकर के अभी भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं 119। अभिकथन है निदेशक तत्व आवेदन के लिए राज्य के अधिकारियों पर एक नैतिक दायित्व लागू करते हैं। तो बिल्कुल सही है, कारण यह तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। तो कथन कारण दोनों सही है। व्याख्या भी करता है, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब नीति निदेशक तत्व की बात करते हैं तो 2-3 फैक्ट रिमेंबर कर लेते हैं। पहला ये कि नीति निदेशक तत्व भारत में आयरलैंड के संविधान से आकर्षित है और संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद की बात करें तो भाग 4 में ही 36 से 51 के अनुच्छेद हैं, और ये वाद योग नहीं है जिस प्रकार से वाद योग मूल अधिकार है। अच्छा, अब 120 नंबर। राज्यपाल के समक्ष धन विधेयक प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन, वह विधेयक के लिए अपनी अनुमति दे सकता है। तो हाँ, दे सकता है, सही है। वह विधेयक के लिए अपनी अनुमति को रोक सकता है, यह भी सही है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है, तो यह भी सही है। लेकिन सी नंबर में क्या है? वह विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल में जो धन विधेयक प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से होता है, तो फिर कैसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो ये गलत हो गया। 121। हाल ही में विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री द्वारा कितने रुपए मूल्य के सिक्के जारी किए गए? तो 100 रुपये मूल्य के। अब बनाया किसने था ये सिक्का? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। और विजयाराजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्टारलिंक इंटरनेशनल कॉन्स्टेलेशन का निर्माण कर रही है, जिसे स्टारलिंक मिशन के रूप में जाना जाता है? तो स्पेस एक्स कर रही है, और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क। 123। अक्टूबर 2020 में किसे जम्मू एवं कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो केवल कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो विकल्प डी इसका आंसर हो गया। अच्छा, नियुक्ति के संबंध में 2-3 प्रश्न और थे। पहला ये था कि ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। और दूसरा ये आया था यूनेस्को के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिए। अच्छा, 124। अक्टूबर 2020 में ली कुन ही का निधन हो गया। तो ली कुन ही कौन थे? तो दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, ये धनी व्यक्ति फोर्ब्स की सूची के अनुसार। साथ ही साथ ये सैमसंग समूह के चेयरमैन भी थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। 125। एशियाई फिल्म पुरस्कार के 114वें संस्करण में 14वें संस्करण किस फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो पैरासाइट को 14वें संस्करण जो हुआ था एशियाई फिल्म पुरस्कार का, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है इसको। 126। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो 1862 में हुआ है। अब थोड़ा इसको हिस्ट्री से लिंक करते हैं। कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था, उसके काल में ही 1862 में भारत सरकार उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, और इसके तहत MKM यानी मद्रास, कोलकाता, मुंबई 3 प्रेसिडेंसी में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और चौथा जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 के बाद, वो 1866 में हुई थी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये याद रखना है। अच्छा, कैनिंग के संबंध में एक ये है कि पहला वायसराय तो ये था। बताइए अंतिम वायसराय कौन, ये अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? कमेंट बॉक्स में बताइए। 127। अभिकथन, मूल कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कारण संविधान मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाता है। तो ये भी सही। कानूनी रूप से लागू करने योग्य ना, गलत भी है ये। कैसे? क्योंकि मौलिक कर्तव्य बाध्य योग नहीं है। DPSP जैसे DPSP बाध्य योग नहीं है, उसी तरह से मौलिक कर्तव्य भी बाध्य योग नहीं है, जबकि मूल अधिकार बाध्य योग है। तो ये कानूनी रूप से लागू करने योग कैसे बनाता है? ये तो गलत हो गया। तो केवल एक सही है। अच्छा, जब मूल कर्तव्य की बात करें तो 2-4 फैक्ट जरूर याद आना चाहिए। पहला ये कि स्वर्ण सिंह समिति ने 1776 इसने ही 8 मूल अधिकारों की सिफारिश की थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल अधिकार शामिल कर दिया गया संविधान में। और अगर भाग पूछे तो भाग 4 क, और आर्टिकल पूछे थे कामन क।
अच्छा, लेकिन अभी मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? 11। ये एक कहाँ कब बढ़ा? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत ये कह दिया गया 11वें मूल कर्तव्य के रूप में कि भाई 6 वर्ष से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का कर्तव्य भी भारतीय नागरिक को है। मतलब जो उनके पेरेंट्स रहेंगे, जो संरक्षक रहेंगे या माता पिता रहेंगे, उनके ऊपर बताया गया है बात। अच्छा, अब आते हैं 128। समितियां दी गई है, इधर वर्ष दिया गया, जो सुमेलित नहीं वो पूछ रहा है। तो ये सारी समितियां वैसे पंचायती राज संस्था से है। तो थुंगन समिति 1988 में आई थी, और ML सिंघवी समिति 1986 में आई थी, और GV के राव समिति 1985 में आई थी। जबकि अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई, 78 में इसने रिपोर्ट दिया था। तो ये गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन में 70 दिया हुआ है। अच्छा, अशोक मेहता समिति की ख्याति एक चीज़ के और के लिए है, वो क्या है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश इन्होंने ही किया था। तो ये तो हो गया। अच्छा, कभी कभी पता है क्या क्रम बनाने के लिए देता है, क्रम के अनुसार लगाइए पहले कौन आया। तो जो ऊपर वाला है ना उसके लिए GMT, ग्रीनविच मीन टाइम है ना ज्योग्राफी का टर्म, वो यहाँ पे मैंने ट्रिक के रूप में लगाया याद करने के लिए। G से GV के राव समिति, और M से ML सिंघवी समिति, और थुंगन समिति T से। तो ये तो है ही। तो आपके पास अगर बेहतर तरीका है तो ठीक है, याद है तो ठीक है, जब नहीं याद है तब उसके लिए है। 129। संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में अधिकरण का उल्लेख किया गया है? तो 14A में उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि मूल संविधान में 14A का कोई वर्णन नहीं था। इसे तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के से जोड़ा गया है संविधान में, और 323A जिसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है, और 323B जिसमें अन्य अधिकरण की बात की गई है को शामिल किया गया संविधान में। अच्छा, 130 अभिकथन है, भारतीय संविधान की प्रक्रिया बहुत कठोर है। जी नहीं, KCVR ने तो कहा ही है कि भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर और अत्यधिक लचीलेपन के बीच का संतुलन है। तो ये तो गलत हो गया। R नंबर क्या है? भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार उसे संशोधित और व्यवस्थित करने का प्रावधान है। तो दूसरा सही है, एक गलत, इसलिए विकल्प D। 131 निम्नलिखित में से किसमें सीटों के आवंटन के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 लागू किया गया? तो लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, ये तीनों जगह सीटों का आवंटन करने के लिए, मतलब कितनी सीटें होंगी सदस्यों की, तो 1950 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आया था। अच्छा, जब ये पढ़ ही रहे हैं तो विधान परिषद के बारे में एक फैक्ट याद आ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति होती है? तो अनुच्छेद 169, 169 नंबर का जो अनुच्छेद है उसके तहत। 132 एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। 133 में अभिकथन है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा भंग की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। कारण, संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका को भंग करने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। विकल्प ए। 134 संविधान के अनुच्छेद 371F किस राज्य से संबंधित है? तो 371F सिक्किम से संबंधित है। अगर याद रहा तो ठीक, नहीं तो एक चीज़ याद रखिए, सिक्किम पता है पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है, यानी बायो फर्टिलाइजर का यूज करता है। तो F से फर्टिलाइजर हो गया, इसलिए 371F, और 71 है, ध्यान रखना है, 70 नहीं, तो कन्फ्यूजन इसमें भी होगा 71 70। तो 371F सिक्किम से संबंधित है। अच्छा, सिक्किम से संबंधित थोड़ा सा इतिहास से लिंक करते हैं, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा पॉलिटिक्स संबंधित, बताइएगा आप। सुनिए पहले। तो 1850 में डलहौजी ने सिक्किम को हड़प लिया था। पता है क्यों हड़प लिया? मतलब क्या आरोप लगा करके? बोला कि अंग्रेज के 2 डॉक्टर थे, सिक्किम में गए तो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आओ हड़प लेते हैं तुमको। तो हड़प लिया उसको, और क्या। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, क्या है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भारत में कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? आप बताइए, आपको विकल्प दे देता हूँ, नज़दीक विकल्प। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 34 या 35? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 135 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का उल्लेख है। बिल्कुल गलत, कोई उल्लेख नहीं है विशिष्ट प्रक्रिया का संविधान में। सिर्फ आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, और यही आर्टिकल 75 में ये भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा कथन देखते हैं, जब किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक से प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति कर सकता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प 2 यानी बी सिर्फ सही हो जाएगा। अच्छा, 136 पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थ शॉर्ट
पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रिंस विलियम के द्वारा लॉन्च किया गया, विकल्प बी। 137 नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पीच, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर्वप्रीत सिंह हैं इसके लेखक। 138 हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है कि मुख्य सूचना आयुक्त की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, ध्यान रखना है। जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन का 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और कैग का भी यही 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, तो ये ध्यान रखना है कंपेयर करके। 139 द बैटल ऑफ द बिलोंगिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स के पुस्तक पूछे तो सर्वप्रीत सिंह ने लिखा है, लेकिन द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। अच्छा, 140 हाल ही में विजय लक्ष्मी रमानन का निधन हो गया, वह थी, तो वो वायुसेना अधिकारी थी। वायुसेना अधिकारी थी, इससे ज़्यादा पता है क्या महत्वपूर्ण है कि वो वायुसेना मतलब प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी विंग कमांडर थी वायुसेना में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण हो जाता है ना प्रथम होने के साथ साथ। 141 भारत में कौन सा राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था? तो राजस्थान राज्य था पहला, नागौर जिला है वहाँ, 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले स्थापित हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूसरा राज्य कौन सा था? तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। 142 भारत के अभिकथन है, भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है, तो बिल्कुल सही है। कारण इसे देश के बृहद आकार और इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनाया गया, तो कथन कारण दोनों सही, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, विकल्प ए। 143 जब राज्यसभा राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अनुमति देने वाले संकल्प को पारित कर देती है, तो पहला कथन ऐसे संकल्प को राज्यसभा में साधारण बहुमत समर्थित होना चाहिए, जी नहीं, राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले जो लोग सदस्य होते हैं उनके 2/3 चाहिए, पहला गलत। दूसरा, ऐसा संकल्प 6 महीने तक प्रभाव में रहता है, जी नहीं, एक बार में 1 साल तक प्रभाव में रहता है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, 6 महीने समाप्त होने के बाद जब संकल्प लागू नहीं होता है तो वह कानून प्रभावी नहीं रह जाता है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, इसलिए केवल 3, तो हो जाएगा आंसर सी। अच्छा, 144 भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं? तो 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं, और जब शहरी स्थानीय शासन की बात कर रहे हैं तो 74वां संविधान संशोधन याद आना चाहिए। 1992 में इसी संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय प्रशासन स्थापित किया गया, और भाग 9A भी याद आना चाहिए क्योंकि इसी में इसके बारे में उल्लेख है। अच्छा, इसी तरह के इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था ये कि मैं रिविजन करा देता हूँ कि छावनी बोर्ड जो कि एक शहरी स्थानीय प्रशासन का रूप है, तो वो कौन से मंत्रालय के तहत मतलब देखरेख किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन अगर यूटी यानी यूनियन टेरिटरी पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के तहत। और कितने हैं? 8 हैं। 145 में फिर से अभिकथन है, संसद के कानून भारतीय नागरिकों के लिए पूरे विश्व में लागू हैं, तो हाँ, भारत के लोग जहाँ जहाँ हैं, चाहे भारत की संपत्ति भी जहाँ जहाँ है दुनिया में, सब जगह लागू होता है ये कानून। कारण संसद के पास अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने का अधिकार है, तो बिल्कुल सही है, विकल्प ए हो गया इसका आंसर, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। 146 किस संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल के क्रियान्वयन को सीमित करने के लिए सक्षम होता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद ये संभव हो पाया है। 147 वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो वही 8 है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। 148 में अभिकथन है, आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। कारण आपातकालीन प्रावधान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है, तो दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। 149 विदेशी क्षेत्रों को सत्ता अंतरण के अंतर्गत अधिग्रहण किए जाने के लिए भारतीय संविधान में अपनाए गए निम्नलिखित में से कौन से तरीकों की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो संधि वाले कानून, जनमत संग्रह और लीज या फिर खरीद, ये 4 जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हैं। अच्छा, 150 संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची में ये बात कही गई है, लेकिन ध्यान रखना है AMTM को छोड़कर, यानी AMTM क्या, असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य को छोड़ करके, क्योंकि इन चारों के बारे में अलग से 6ठी अनुसूची में वर्णन है। तो 150 तक समाप्त हो गया। अब आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप ये भी बताइए कि और कौन से टेस्ट सीरीज पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर बनाऊँगा। फिलहाल यहाँ के लिए धन्यवाद, लेकिन आगे के लिए बता देता हूँ कि पॉलिटी का, ये दृष्टि का कंप्लीट हो गया टेस्ट सीरीज। अब ध्येय IAS का एक पॉलिटी का एक टेस्ट सीरीज है, तो पहले उसे अपलोड करूँगा, फिर से दृष्टि के और टेस्ट सीरीज को अपलोड करूँगा। धन्यवाद।